पुष्पा ने शेखावत के कपड़े उतरवाए थे। ये बात पूरे गांव में फैल गई और इस घटना के बाद कुछ दिनों तक शेखावत किसी को दिखाई नहीं दिया। सभी को लगा वो भाग गया, लेकिन शेखावत कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। पुष्पा जब से सिंडिकेट का लीडर बना था तब से खूब कमा रहा था और साथ में सारे मेंबर्स को भी अच्छा हिस्सा दे रहा था। सभी मेंबर्स और पुलिस वाले उससे खुश थे। पुष्पा ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। पुष्पा गांव वालों की भी बहुत हेल्प करता, इस वजह से वो उनका भगवान बन गया। एक दिन शेखावत मजदूर बनके पुष्पा के मजदूरों में शामिल हो गया। उन्हें लाल चंदन की तस्करी करते वक्त रंगे हाथ पकड़ने के लिए पूरा सामान लोड होने के बाद उसने अपनी पुलिस फोर्स को बुला लिया। उस वक्त वहाँ 230 मजदूर थे। उसने सभी को अरेस्ट कर जेल में डाल दिया, लेकिन उन मजदूरों में एक सीनू नाम का मजदूर था जिसकी रात को शादी थी। शादी से पहले पुष्पा खुद उसे जेल से निकलवाने आया। थाना इंचार्ज ने उसे बहुत मना किया कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उन पर एफआईआर लग चुकी है और शेखावत और भी ज्यादा सख्त हो गया है, लेकिन पुष्पा ने उसकी नहीं सुनी। उसने सीनू को लॉकअप से निकाल लिया। थाना इंचार्ज उसे बस मना ही कर सकता था, उसे रोक नहीं सकता क्योंकि पुष्पा अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था। सीनू को बाहर निकालने के बाद पुष्पा को पता चला कि शेखावत ने उसके मजदूरों को बहुत मारा है। इस बात पर पुष्पा को बहुत गुस्सा आ गया। वो पहले तो सिर्फ सीनू को निकालने आया था, लेकिन शेखावत की इस हरकत से उसने अपने सारे मजदूरों को जबरदस्ती जेल से बाहर निकाल दिया और थाने में मौजूद सारे पुलिस वालों को उनकी जिंदगी भर की कमाई कैश में देकर जॉब से इस्तीफा ले लिया। शेखावत को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। एमएलए सिद्धप्पा भी पुष्पा के बहुत करीब रहने लगा क्योंकि पुष्पा एमएलए और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा फंड दे रहा था। एक दिन पुष्पा एमएलए के साथ स्टेट के सीएम से मिलने जाने वाला था। जाने से पहले श्रीवल्ली, जो पुष्पा की अब पत्नी है, उसने पुष्पा से कहा कि मुझे तुम्हारी सीएम के साथ एक फोटो चाहिए घर में लगाने के लिए। पुष्पा उसे मना नहीं कर सकता, तो वो जब सीएम के पास गया उसने एक फोटो के लिए कहा, लेकिन सीएम ने एक तरीके से उसकी बेइज्जती करते हुए कहा कि मैं एक स्मगलर के साथ ऐसे फोटो नहीं खिंचवा सकता। एमएलए भी उस वक्त वहीं था। उसे ये डर लग रहा था कि सीएम की इस बात से पुष्पा भड़क ना जाए, लेकिन पुष्पा शांत था। सीएम ऑफिस के बाहर आते ही उसने एमएलए सिद्धप्पा से पूछा कि क्या तुम सीएम बनना चाहते हो? सीएम के फोटो के लिए मना करने पर पुष्पा को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि श्रीवल्ली के लिए, क्योंकि सीएम के साथ फोटो की इच्छा उसकी थी और वो उसे निराश नहीं कर सकता। इसलिए पुष्पा ने सीएम बदलने का फैसला कर लिया सिर्फ एक फोटो के लिए। उसने जब एमएलए से पूछा तो उसने सीएम बनने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन सीएम बनने के लिए कम से कम 100 करोड़ की जरूरत थी। पुष्पा ने उसे 500 करोड़ देने का वादा किया और साथ ही एक तारीख भी बताई जिस दिन एमएलए सीएम की शपथ लेगा। एमएलए सीधा दिल्ली प्रताप रेड्डी के पास गया अपने सीएम बनने की बात लेकर। प्रताप रेड्डी पार्टी हेड था और एक मिनिस्ट्री भी उसके अंडर थी। प्रताप रेड्डी ने एमएलए को सीएम की कुर्सी देने के लिए मना कर दिया। तभी प्रताप के पास उसके भाई सुब्बा रेड्डी का कॉल आया जो कि पुष्पा ने करवाया और इस कॉल के बदले सुब्बा रेड्डी को 5 करोड़ मिले। पुष्पा ने फिर डायरेक्ट प्रताप से बात की और कहा कि सिद्धप्पा को सीएम बना दो, 25 करोड़ भेज रहा हूँ। पुष्पा के इतना बोलते ही प्रताप के पास 25 करोड़ रुपए कैश पहुंच गए। पुष्पा ने कहा कि और बहुत सारे 25 करोड़ तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इतने पैसे देखकर प्रताप पुष्पा को मना नहीं करना चाहता, लेकिन अब एमएलए को इस चीज की टेंशन होने लगी कि पुष्पा 500 करोड़ लाएगा कहां से, और अगर वो ऐसे ही पैसे बांटता रहा तो सिंडिकेट का फंड खत्म हो जाएगा। लेकिन पुष्पा का प्लान अब कुछ और था। मुर्गन 1 टन लाल चंदन का 1.5 करोड़ देता है। पुष्पा अब इंटरनेशनल जाने वाला था। वो डायरेक्ट इंटरनेशनल माफिया से डील करेगा ज्यादा पैसों में, और इसके लिए वो मालदीव गया एक हामिद नाम के बायर से मिलने। पुष्पा ने हामिद को 2000 टन लाल चंदन खरीदने को कहा और 1 टन का 2.5 करोड़। हामिद मान गया। उन्होंने 5000 करोड़ में डील पक्की कर ली। पुष्पा ने जाते जाते हामिद का हेलीकॉप्टर भी खरीद लिया। वापस आने के बाद पुष्पा ने सिंडिकेट के सारे मेंबर्स को भारी माल का ऑर्डर दे दिया और सभी उसके ऑर्डर को पूरा करने में लग गए। लेकिन दूसरी तरफ मंगल सीनू और उसकी पत्नी दक्षानी को पुष्पा की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्हें कैसे भी करके पुष्पा को हटाकर दोबारा खुद सिंडिकेट का लीडर बनना था। उन्हें जब पता चला कि पुष्पा 2000 टन माल इकट्ठा कर रहा है तो ये बात जाकर दक्षानी ने शेखावत को बता दी और साथ ही एक सिंडिकेट के मेंबर का माल ले जाने का रास्ता भी बता दिया ताकि शेखावत उसका माल पकड़कर उसे डराए तो सारे मेंबर्स डर जाए। दक्षानी ने जिस मेंबर का रास्ता बताया था उस मेंबर का नाम बिच्चा रेड्डी था। अगले दिन शेखावत ने बिच्चा रेड्डी का 20 करोड़ का माल पकड़कर उसे जला दिया और जब बिच्चा रेड्डी खुद वहां पहुंचा तो शेखावत ने उसे नदी में धक्का दे दिया जिससे वो मर गया। दक्षानी ने शेखावत को सिर्फ इतना कहा था कि उसे बस डराना है, लेकिन शेखावत ने उसे मार दिया ताकि बाकी मेंबर्स के मन में भी खौफ बने, और ऐसा हुआ भी।
बिच्चा रेड्डी की मौत से बाकी मेंबर्स थोड़े डर गए। एमएलए जब उसके अंतिम संस्कार में आया तो बाकी मेंबर्स ने उससे कहा कि या तो शेखावत और पुष्पा के बीच सुलह करा दो या सिंडिकेट का लीडर दोबारा मंगल सिन्हू को बना दो। एमएलए पुष्पा को तो उसकी पोस्ट से हरगिज नहीं हटाना चाहता, क्योंकि उसकी वजह से उसे काफी फायदा हो रहा था और होने वाला है। इसलिए एमएलए शेखावत के ऑफिस गया उससे बात करने। एमएलए ने शेखावत को 10 करोड़ का ऑफर दिया अपना गुस्सा और ईगो शांत करने के लिए, लेकिन शेखावत ने वो ठुकरा दिया। एमएलए को सीएम की कुर्सी तक जाने के लिए पुष्पा की जरूरत थी, लेकिन पुष्पा के रास्ते में शेखावत था और दोनों का सुलह कराने के लिए एमएलए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसने आखिर में शेखावत से कहा कि अगर पुष्पा माफी मांग ले तो क्या वो अपना गुस्सा छोड़ने के लिए तैयार है। शेखावत तुरंत मान गया। एमएलए ने वादा किया कि पुष्पा को तुमसे माफी मंगवा दूंगा। शेखावत ने फिर एमएलए से कहा कि एक बड़ी पार्टी रखो जिसमें सिंडिकेट के सारे मेंबर मौजूद हो। पुष्पा अगर वहाँ सबके सामने माफी मांगेगा तो मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। शेखावत के कहे अनुसार एक पार्टी रखी गई जिसमें पुष्पा उससे माफी मांगेगा और वहाँ सिंडिकेट के सारे मेंबर मौजूद थे। एमएलए ने पुष्पा को सॉरी बोलने के लिए मना लिया। वो पार्टी में पहुंचा लेकिन बहुत ज्यादा नशे में था, क्योंकि आज उसे किसी के सामने झुकना था। पुष्पा ने सभी के सामने शेखावत से सिंपल सॉरी बोला और सॉरी बोलते ही वहाँ से निकल गया। शेखावत के मन में अब ठंडक पड़ चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ पुष्पा आईने में भी खुद को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसका उसूल था किसी के सामने झुकना नहीं और खासकर किसी बेईमान के सामने। लेकिन आज उसे ये उसूल तोड़ना पड़ा। पुष्पा का अब एक एक मिनट भारी हो गया। उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत गाड़ी घुमाई और दोबारा पार्टी की तरफ मुड़ गया। शेखावत भी पार्टी से अपने घर के लिए निकल रहा था और जैसे ही वो गाड़ी में बैठा पुष्पा की गाड़ी पीछे से आकर उसकी गाड़ी को ठोक देती है। शेखावत जाकर पास बने पुल में गिर गया और उसी पुल में पुष्पा पेशाब कर देता है। ये सब करने के बाद पुष्पा को थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन अब शेखावत बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसे मालूम था पुष्पा के पास बहुत सारा माल पड़ा है। उसने उसे धमकी दी कि जंगल का कोना कोना छान मारूंगा और पूरा का पूरा माल पकड़कर तुझे बर्बाद कर दूंगा। शेखावत की इस बात पर पुष्पा ने भी उसे चैलेंज दिया कि मैं 2000 टन माल सोमवार की सुबह यहाँ से चेन्नई भेज रहा हूँ। अगर एक लकड़ा भी पकड़ लिया तो मैं खुद सिंडिकेट छोड़कर जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। ये बोलकर पुष्पा चला गया, लेकिन इसके बाद वो खुद को आईने में देख सकता था। इस चैलेंज के बाद शेखावत ने जंगल के हर छोटे बड़े रास्ते पर चेक पोस्ट लगा दिया। पुष्पा किसी भी हाल में अपना माल जंगल से बाहर नहीं ले जा सकता। शेखावत अब चेक पोस्ट पर माल आने का इंतजार करने लगा, लेकिन फिर उसे पता चला कि कुछ दिनों से जंगल की नदी में पानी का स्तर बहुत कम है। उसे बिना पुल के पार किया जा सकता है। तब शेखावत ने दिमाग लगाया कि पुष्पा अपना माल नदी के ऊपर से नहीं बल्कि नदी के बीच से लेकर जा रहा है, और यही हुआ। पुष्पा के ट्रक्स माल लेकर नदी के बहाव रास्ते से जा रहे थे। शेखावत ने उन ट्रक्स को ट्रेस किया और अपनी पूरी टीम्स को उनके पीछे लगा दिया, लेकिन पुष्पा ने पहले से बहुत सारे प्लान्स बना रखे थे। पुष्पा ने शेखावत की सारी टीम्स को किसी न किसी तरीके से ट्रक्स तक नहीं पहुंचने दिया। शेखावत अब अकेला था। वो एक ऐसे रास्ते पर था जहां से पुष्पा का माल जाने वाला था, और वो जगह स्टेट बॉर्डर से बस 3-4 किलोमीटर दूर थी। उसे मालूम था अगर वो अकेला रास्ते पर खड़ा हो गया तो ट्रक्स को नहीं रोक पाएगा। तभी उसने देखा बहुत सारी बैलगाड़ियां गुजर रही है। उसे एक आइडिया आया। उसने बैलगाड़ियों से रास्ते को जाम कर दिया और सामने से आ रहे पुष्पा के ट्रक्स पर फायरिंग शुरू कर दी। पुष्पा ने वाइल्डलेस से सारे ट्रक ड्राइवर्स को कहा कि वो ट्रक्स को छोड़कर भाग जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। पुष्पा ने शेखावत को सिर्फ एक लकड़ा पकड़ने का चैलेंज दिया था, लेकिन शेखावत ने पूरा का पूरा 2000 टन माल पकड़ लिया। माल पकड़ने के अगले दिन शेखावत अपनी जीत सेलिब्रेट करता है, मीडिया को इंटरव्यूज देता है। तभी उससे मिलने मंगल सिन्हू और दक्षानी आते हैं। मंगल सिन्हू लकड़ी को देखते ही समझ गया कि ये लाल चंदन नहीं है, और ये बात उसने शेखावत को भी बताई। लाल चंदन पूरा लाल होता है, लेकिन ये लकड़ा सिर्फ बाहर से ही लाल है। पुष्पा ने शेखावत के लिए ये जाल बिछाया था जिसमें वो फंस गया। शेखावत को जब इस चीज के बारे में पता चला तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बाद में शेखावत को पता चला कि पिछली रात को जिन बैलगाड़ियों से उसने ट्रक्स को रोका था वो बैलगाड़ियां ही लाल चंदन से बनी थी। पुष्पा ने उन्हें चेन्नई पहुंचा दिया और शेखावत हार गया, लेकिन वो हार मानने के लिए राजी नहीं था। लाल चंदन अभी चेन्नई पहुंचा है, देश के बाहर नहीं गया। उसने माल को किसी भी हाल में पकड़ने की ठानी। दूसरी ओर पुष्पा अपने परिवार के साथ माँ काली के जत्रे में गया। वहाँ उसे पता चला कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये पता चलते ही पुष्पा ने माँ काली का भेष बनाकर जत्रे में नृत्य किया, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। और पुष्पा चाहता था कि उसे बेटी हो, ताकि कम से कम शादी के बाद उसे एक खानदान का नाम मिले जो आज तक उसे नहीं मिल पाया। उसने अगर कभी लेने की कोशिश भी की तो उसके भाई मोहन ने नहीं
नहीं लेने दिया और इस बात का दुख उसे हमेशा रहा। उसी जत्रे में पुष्पा के भाई मोहन की बेटी कावेरी भी थी। एक बुग्गा नाम का अय्याश लड़का और उसके साथियों ने कावेरी से छेड़खानी की। ये सब देखकर पुष्पा से रहा नहीं गया। उसने बुग्गा और उसके साथियों को बहुत मारा। पुष्पा के पीटने के बाद लोगों ने उनका आधा मुंडन कर गधे पर बैठाकर उन्हें वहां से निकाल दिया। इतना सब होने के बाद भी बुग्गा की आंखों में शर्म होने के बजाय शरारत थी। इसी बीच वहां मोहन पहुंचता है। वहां जो कुछ भी हुआ उसे पता चलता है। पुष्पा का धन्यवाद करने के बजाय वो उसे ही भला बुरा कहने लगा कि उसने ये सब नाटक किया है ताकि उसे उसके परिवार का नाम मिल जाए। पुष्पा ने तो उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन श्रीवल्ली से रहा नहीं गया। उसने पूरे गांव के सामने मोहन को धमका दिया और कहा कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारे खानदान का नाम और आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ये बोलकर वो पुष्पा को अपने साथ घर ले गई। शेखावत ने पुष्पा के पार्टनर चक्का रेड्डी का पीछा कर ये पता कर लिया था कि कुछ माल रामेश्वरम से श्रीलंका पहुंचाया जाएगा, लेकिन माल को पकड़ने के लिए उसे तमिलनाडु पुलिस की जरूरत थी। इसके लिए वो सीएम के पास गया, उसे ये बताने के लिए कि पुष्पा उसे सीएम के पद से हटाकर सिद्धप्पा को सीएम बनाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसने प्रताप से 500 करोड़ की डील की है। अगर माल भारत के बाहर चला गया तो उसकी कुर्सी जाना तय है। इसलिए शेखावत ने सीएम से रिक्वेस्ट करी कि वो तमिलनाडु के सीएम से बात कर उनकी पुलिस फोर्स उसे दे। सीएम को जब ये पता चला तो उसने 1% रिस्क भी नहीं लिया और शेखावत की बात मान ली। शेखावत पूरी पुलिस फोर्स के साथ रामेश्वरम के तट पर पहुंचा, जहां से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर दूर था। शेखावत ने वहां मौजूद सारी नावों की चेकिंग की, लेकिन माल नहीं मिला। जब तक शेखावत को पता चला कि माल नाव के अंदर नहीं बल्कि नीचे पानी में बंधा हुआ है। सारी नावों को श्रीलंका की बॉर्डर एरिया में भेज दिया गया। शेखावत ने उनका पीछा भी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हामिद को माल मिलने के बाद उसने पुष्पा को पूरा पेमेंट किया और पुष्पा ने पार्टी के सारे एमएलएस को कैश पैसे देकर खरीद लिया। सिद्धप्पा एमएलए से सीएम बन गया। सीएम बनते ही सिद्धप्पा ने शेखावत का ट्रांसफर लेटर साइन किया, लेकिन अब पुष्पा को उसे ट्रांसफर नहीं करना, उसे यहीं रखकर जलील करना है। शेखावत ने भी जो नकली माल पकड़ा था उसे जला दिया, क्योंकि 2-3 दिन में माल की नीलामी थी और अगर बाहर किसी को भी पता चला कि माल नकली है तो शेखावत की बदनामी होगी। इसलिए उसने माल को जलाकर हादसा दिखा दिया। कुछ दिनों बाद मोहन की पत्नी पुष्पा के पास आई, उसे ये बताने के लिए कि माँ काली के जत्रे में जिस बुग्गा नाम के लड़के ने कावेरी को छेड़ा था उसने अब कावेरी को किडनैप कर लिया और मोहन से 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। साथ ही मोहन को मुंडन करके पूरे गांव में घूमने के लिए कह रहा है। ऐसा करने पर वो कावेरी को छोड़ देगा। कावेरी की माँ पुष्पा के पास रिक्वेस्ट लेकर आई कि वो कावेरी को बचा ले। पुष्पा और मोहन की भले ही नहीं बनती हो, लेकिन कावेरी थी तो पुष्पा की भतीजी, इसलिए उसने कावेरी को बचाने की ठानी। पुष्पा सीधे न्यूज टेलीकास्ट सेंटर पर गया। वहां जाकर उसने लाइव न्यूज पर किडनैपर्स को धमकी दी कि 1 घंटे में कावेरी को जहां से उठाया है वहीं छोड़ जाओ, उसे एक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए वरना एक एक के टुकड़े कर फेंक देगा। पुष्पा ने पूरे शहर को बंद करवा दिया और अपने लोगों को शहर का हर एक कोना छान मारने के लिए कहा। पुष्पा की इस चेतावनी के बाद प्रताप रेड्डी तुरंत सिद्धप्पा के पास पहुंचा, उसे ये बताने के लिए कि कावेरी को और किसी ने नहीं बल्कि उसके इकलौते भतीजे बुग्गा ने किडनैप किया है। सिद्धप्पा ने ये बात कॉल कर पुष्पा को बताई और कहा कि वो इस मैटर से दूर रहे, लेकिन पुष्पा ने उल्टा उसे ही धमकी दी कि कावेरी को कुछ नहीं होना चाहिए वरना वो बुग्गा को छोड़ेगा नहीं। सिद्धप्पा समझ गया था कि ये किसी की नहीं मानेगा। बुग्गा तक पुष्पा पहुंचे उससे पहले उन्हें उसे ढूंढना होगा। सिद्धप्पा ने प्रताप रेड्डी के भाई सुब्बा को कॉल कर ये सारी बात बताई। सुब्बा अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे ढूंढने निकल गया। दूसरी ओर बुग्गा को भी पुष्पा की चेतावनी के बारे में पता चल गया। बुग्गा ने तुरंत पुष्पा को कॉल किया और कहा कि अब 2 करोड़ की जगह 10 करोड़ लेके आओ और लड़की को ले जाओ। बुग्गा ने पुष्पा को अपना पता बताया, लेकिन साथ ही पुष्पा को अकेले बुलाया। पुष्पा अपने हेलीकॉप्टर में कैश लेकर उसके बताए हुए पते पर पहुंच गया। बुग्गा प्रताप रेड्डी का भतीजा है तो उसने पैसों के लिए तो कावेरी को किडनैप नहीं किया। उसका असली मकसद पुष्पा से अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। पुष्पा के वहां आने के बाद बुग्गा और उसके साथियों ने पुष्पा को जत्रे वाले दिन की तरह ही साड़ी पहनाकर मारा। पुष्पा कावेरी की वजह से शांत था क्योंकि उसके सर पर गन थी। पुष्पा के कुछ भी करते ही उन्होंने कावेरी को मारने की धमकी दी। पुष्पा के हाथ पैर बांध दिए गए और उसे खूब पीटा गया, लेकिन बदले में उसने कुछ नहीं किया। इतना सब करके भी बुग्गा को सुकून नहीं मिला तो उसने पुष्पा के सामने कावेरी को लाकर धीरे धीरे उसके कपड़े फाड़ने लगा, लेकिन उसके ऐसा करने से पुष्पा का सब्र का बांध टूट गया। हाथ पैर बंधे होने के बावजूद उसने वहां एक एक को मारना शुरू किया और लड़ते लड़ते उसने अपने हाथ पैर भी खोल लिए। पुष्पा का ये भयानक रूप देखकर बुग्गा और उसके साथियों की रूह कांप गई। उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया।
बुग्गा को मारने से पहले वहाँ पुष्पा के लोग और सुब्बा रेड्डी पहुँच गया। केशव को सिद्धप्पा की तरफ से सख्त हिदायत थी कि पुष्पा बुग्गा को ना मार दे, वरना पुष्पा के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। केशव ने बहुत कोशिश की कि बुग्गा बच जाए, लेकिन पुष्पा के सर पर खून सवार था। उसने सुब्बा रेड्डी के सामने ही बुग्गा को मार दिया और जब सुब्बा ने भी उससे लड़ने की कोशिश की तो वो भी मारा गया। प्रताप रेड्डी को अब अपने भाई और भतीजे दोनों का साथ में अंतिम संस्कार करना पड़ा। दूसरी ओर मोहन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। कुछ दिनों बाद कावेरी की शादी तय हो गई। मोहन पहला इनविटेशन देने पुष्पा के घर गया। पुष्पा तो उससे मिलने नहीं आया, लेकिन मोहन ने अब तक जो कुछ भी किया था उसके लिए उसने श्रीवल्ली और पुष्पा की माँ से तहे दिल से माफी मांगी। उन्होंने उसे माफ कर दिया और कहीं ना कहीं पुष्पा ने भी उसे माफ कर दिया था। इसीलिए पुष्पा अपने परिवार के साथ कावेरी की शादी में गया, जहां मोहन ने पूरे समाज के सामने उसे गले लगाकर ये सिद्ध कर दिया था कि वो भी उसका भाई है। पुष्पा की जिंदगी अब एक तरीके से परफेक्ट हो गई, लेकिन जिस शादी में वो गया था उसी शादी में एक फूलों का गुलदस्ता आया जिसमें बॉम्ब था और कहीं दूर काले कपड़ों में खड़े होकर एक आदमी ने बॉम्ब का ट्रिगर दबा दिया और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। वो आदमी कौन था और उसकी पुष्पा से क्या दुश्मनी थी, ये पता चलेगा पुष्पा के पार्ट 3 में। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।